ये क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि एग्जिम बैंक तो दे देगा, पैसा दे देगा एक्सपोर्टर को। सपोज कि आप एक सेटअप करो अपना ऑफिस और फिर अपना धंधा चालू करो, गेटिंग दिस पॉइंट, एक्सपोर्ट से रिलेटेड। हम्म। उसने लोन दे सर दिया, ये सिर्फ, लेकिन हाँ ये क्या ठीक है। करेगा, ये गारंटी प्रोवाइड करेगा, इसी बैक करेगा उसको, क्योंकि पहले तो एक्सपोर्टर के पास इतना कुछ कोलेटरल होगा नहीं जो दे पाए। तो ईसीजीसी वो गारंटी प्रोवाइड करता है एग्जिम को कि आप लोन दो, हम गारंटी दे रहे हैं इसकी कि वो भरपाई करेगा लोन की दोबारा, ठीक है। हम्म। मतलब ईसीजीसी एक्सिम बैंक को एक गारंटी देता है कि द borrower will not make any default, ये ऐसा यस, है। दैट इज ए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। हम्म। तो किसी तो के भी मतलब ये बिहाफ में दे इम्पोर्ट पे, सकता है एक्सपोर्ट करने के इम्पोर्ट लिए, पे गेटिंग दिस। इम्पोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब। हाँ, ठीक। एंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देता है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आता है, गेटिंग दिस। हम्म। जैसे आरबीआई है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वैसे ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एंड इट वाज established in 1983, getting this point. So this is a priority sector lending, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज अ हाँ ये प्रायोरिटी पता है सेक्टर सर, इसके लेंडिंग। बारे में ये सो पढ़ा है। दीज आर द टॉपिक्स इन विच वी हैव टू मेजरली फोकस फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर। हमको इनको पहले डेवलप करना है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं जो हम्म। आपको याद रखना है। सपोज एनीबडी आस्क, यू हैव टू टेल देम एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, एजुकेशन, रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी। कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। ये टारगेट्स उनको अप्लीकेबल है जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के, एंड जिनकी फॉरेन बैंक है जो 20 ब्रांचेस और अबव है इंडिया में, उनके ऊपर ये अप्लीकेबल। ये टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेट। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर दैट इज अ 40% हमको देना है नेट बैंक क्रेडिट का, गेटिंग दिस। सो एट प्रेजेंट 40% है ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर, कि हमको इतना परसेंट देना ही देना है, 40%। इसके अंदर फर्दर बाइफरकेशन होगा कि भाई एग्रीकल्चर में कितना देना है, एजुकेशन में कितना देना है, व्हीकल सेक्शन को कितना देना है, एमएसएमई सेक्टर को कितना देना है, तो वो सब 40% से ही देना। सर ये जो 40% है, ये टोटल फंड किसका इसको अज्यूम करेंगे, ये जो सी टोटल फंड है ये 100 रुपए आता किसका है है? अगर अपने पास, ठीक है। उसमें से हम 40 रुपए लोन में दे रहे हैं, मतलब बैंक लोन में बाहर दे रहा है, जी। गेटिंग दिस। तो उस 40 का 40% मतलब 16 रुपए उसको इन सब सेक्टर में देना पड़ेगा, ये जो लिस्टेड है। ठीक है। मतलब उनकी बैलेंस शीट में ये सब दिखना चाहिए। एग्रीकल्चर को 18% देगा ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। माइक्रो एंटरप्राइजेस को देगा 7.5%, आउट ऑफ 40 है ना, 40 के अंदर ही देना है ये सब। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 10% देगा। एजुकेशन को हम प्रायोरिटी सेक्टर में रखते हैं, एज यू विल गो इन टू द कॉलेज यू विल बी गेटिंग सम लोन, तो एट अ हम्म। कंसेशनल रेट, so that also comes under हम्म। a priority sector. That's why banks are very interested in giving this loan. They have to fulfill that criteria also. हम्म। Now, this is a NBFC, non-bank finance companies, and in this NBFC are companies same as a banking दैट प्रोवाइड। services, but there are some differences between them. Okay, they don't have banking license. What bank has? First thing. Second thing, they are established under the 1956 Act, कंपनीज हैं। and banks are established under RBI Act से आरबीआई एक्ट, का फ्रेमवर्क होगा, एंड बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डीआरए 1949 से वो 1949 यस से रेगुलेट होंगे। गवर्न की जाएंगी, यस। नाउ एनबीएफसीज आर डूइंग फंक्शन सिमिलर टू बैंक, देन व्हाट इज डिफरेंस? दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, मीन्स व्हाट? They cannot accept deposits, sir. Like they can only provide loans, that kind of thing, but cannot accept नो, deposit, cannot make.
They can accept deposit, but they cannot accept demand deposit. What is Demand the deposit difference? means what, like a current account, saving account. Hmm. They Current, are demand deposits. But if you know hmm, about FD, that is term deposit. Getting this point? सो दीज आर डिमांड, मतलब आप जाके ऐसे नहीं कि आज पैसा जमा किया कल जाके ले लो। अगर आपको डिपॉजिट करना है एनबीएफसी में तो आप मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए करोगे। तो ये फिक्स डिपॉजिट ही लेता है। हाँ, केवल टर्म डिपॉजिट लेता है। मोर देन हाँ वन सर, ईयर हाँ वही लेस टर्म देन 5 ईयर। डिपॉजिट मोर देन 1 ईयर। ओके। सेकेंड इज दे डोंट बिकम द पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, और चेक नहीं इशू करते हैं ये लोग कभी। नेवर एनबीएफसी इशूज चेक। और ये डीआईसीजीसी से कवर नहीं होता। तो सपोज एनबीएफसी डिफॉल्ट करती तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा उसको। Getting this point, that's why NBFC offer higher interest rate for the deposit. So there are some systematically important NBFC just like bank, जो बहुत important है इकोनॉमी के लिए। डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक, डीएसआईबी Yes. उसी तरह। So who are those systematically important NBFC जिनका asset size 500 crore से ज्यादा है? That are called as a systematically important NBFC. Why we have established these NBFC? That first one is banks are for everything. बैंक पर्सनल लोन भी देता है, व्हीकल लोन भी देता है, कॉमर्शियल लोन भी देता है, एमएसएमई सेक्टर का लोन भी देता है, बट एनबीएफसी कम विथ वेरी स्पेसिफिक। सपोज एनबीएफसी एमजीसी आता है, अगर वो केवल मोर्टगेज सिक्योरिटी के बेस पे लोन देगा। गेटिंग दिस? अगर एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस का एक आता है, एनबीएफसी कोई खुलती है वो हाउसिंग फाइनेंस के लिए, तो केवल हाउसिंग फाइनेंस पे फोकस करेगी। दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सेक्टर्स। सर सो जो बैंक भी तो वही काम कर रहे हैं आखिर, मतलब अगर बैंक्स को भी अगर दे वांट टू गिव लोन, सो वो भी तो ऐसे पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस के लिए या फिर मॉर्टगेज के लिए किसी भी चीज के लिए तो वो भी देखो बेनिफिट क्या हो रहा है मतलब एनबीएफसी का। सी दे आर फोकसिंग ऑन दैट एरिया ओनली। तो उनकी बैंक्स इज एक्सपर्टीज हो फॉर जाती एवरी है इस एरिया। वजह से। तो आपको इसमें होता क्या है कि एनबीएफसी एक तो बहुत ही सॉफ्ट और सीमलेस वे में काम करता है। दे हैव टू गिव लोन और दे आर ऑन दैट एरिया, सो दैट दे हैव एक्सपर्ट ऑन दैट एरिया इटसेल्फ। गेटिंग दिस? तो मतलब बैंक्स में अगर हम यही काम कराने जाएंगे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हमें बहुत थोड़ा सारा टाइम होगा, लगता बट है, एनबीएफसी से ज्यादा टाइम लगता है, एनबीएफसी में तुरंत होती है इसमें चीज। प्रोसीजर सीमलेस हो जाता है, मतलब यस। ऐसा है। और सेक्टोरल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको सपोज वी हैव टू गेट द आइडिया कि हाउ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इज डूइंग, तो हम 5-6 साल किसी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी से बात करेंगे, उसका डेटा लेंगे तो ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इन कंपेरिजन विथ उस बैंक से लें जो सबको लगभग करती है फाइनेंस। उसका गेटिंग डेटा दिस? कलेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। यस। नाउ दिस इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ओरिजिन ऑफ फंड गेन बाय इलीगल मींस, और उसको हम ऐसा दिखाते हैं कि किसी लेजिटिमेट सोर्स से आया लीगल है। है। गेटिंग दिस? हाँ। और इंसर्ट करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन सर्कुलेशन में, जैसे अभी 2000 की नोट बैन हुई ना, तब हुआ। हम्म। गेटिंग दिस पॉइंट? Many people what do that, they make the photocopy of 2000 rupees note and do this into the economy. That is also anti-money laundering. Second is they have taken a lot of corrupted money and that is making circulated in the economy without any further liability. Getting this? In सर ये that, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अलग है क्या, मतलब मनी money लॉन्ड्रिंग। laundering means फर्जीवाड़ा करना। हाँ। एंटी means we will take action on this person जो फर्जीवाड़ा कर रहा है under this act. हाँ हाँ ठीक।
Okay, so these are the financial transaction where the use of fund goes for financing terrorism irrespective of source of fund. That is called money laundering. Means illegal activity is money laundering. So for prevention of that money laundering, we came with a PMLA Act 2002. हम सीज करते हैं उसमें प्रॉपर्टी को जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पकड़ी गई है, जो इंडिया में है. सो केस इसमें ऑफ, हमें पीएनबी का केस पढ़ाया गया था। यस, विजय माल्यास पीएन केस एंड विजय यू कैन, माल्या केस भी पढ़ा है। 2G का यस, स्कैम भी पढ़ा था सर इसमें मैंने। ये केसेस सो याद यू थे। कैन ऑल्सो रीड द केस ऑफ दिस ए राजा दयालु ठीक है अम्माल, है ना. 2G स्कैम ऑल्सो was the सर। most ए famous राजा case. वाज इन ए राजा वाज इन 2G स्कैम ओनली। Yes, yes, हाँ। you can read this case, very interesting. I completed this case. I read it at like 4 5 days ago only. So now very important, most important topic comes here, that is financial inclusion. हम्म। Financial inclusion is what? Making the services to the vulnerable section of society. मीन्स वो पर्सन, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको कुछ भी नहीं पता है फाइनेंस के बारे में, इवन उनका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तक हम फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाएंगे, उनको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड. फॉर एग्जांपल, गांव में, विलेज में जो रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, कुछ का अकाउंट ही नहीं होगा, हम्म। कुछ खुलाना नहीं चाहते हैं, तो उनको नॉलेज देके हम फाइनेंशियली इंक्लूज करेंगे. गेटिंग दिस? भाई सेविंग हम्म। अकाउंट खुलाने के क्या फायदे हैं, आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट यू विल बी गेटिंग, यू कैन गेट अ लोन एट a less interest rate for farmers. In that we will convince them. हम्म। So what the steps has been taken by RBI for this financial inclusion? BCBDA was came into the picture in 2005, in which what was happened that zero zero rupee saving account we can open. मीन्स हाँ ये तो। अभी 25-40 हजार रखने पड़ते हैं HDFC में अगर आप अकाउंट खुलाते हैं सेविंग, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि 0 रुपये में आप खुला सकते हो, 0 रुपये रखो, बट यू कैन टेक अकाउंट. सो दैट जीरो वाज बैलेंस आल्सो, अकाउंट के नाम से वो होता है बस। यस, दैट वाज आल्सो वेरी गुड स्कीम. हम्म। KYC गाइडलाइन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, टेक्नोलॉजी को इनहेंस किया, जैसे अभी स्टार 99 हैज आ रहा है. हम्म। गेटिंग दिस? USSD प्रोग्राम जिसमें आप बिना इंटरनेट ट्रांजेक्शन कर सकते. यूपीआई में भी यही है। ये यूपीआई के लिए यूज हो रहा है सर। स्टार 99 है इस बार। Now here appointing business correspondents and business facilitator. So what happens actually? These two are very important persons. सपोज आप गांव में हो, घर में हो, और घर से आपको कुछ पैसे चाहिए, तो आप रिस्पेक्टिव बैंक में फोन लगा के बोल सकते हो कि मेरे को पैसे चाहिए, करस्पॉन्डेंस को भेजो. These are mostly for the senior citizen who cannot walk to that bank. Getting this? हम्म। और बिजनेस फैसिलिटेटर वो होते हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दे कैन नॉट डू. Opening branches in rural areas, that is also financial inclusion. Licensing of differentiated banks like payment bank, small finance bank. Now some schemes, ये तो RBI ने स्टेप लिए थे. Now गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया? प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की. गेटिंग दिस? जिसमें एक्सीडेंटल कवर है 2 लाख रुपीज का, हम्म। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 5,000 के 10,000 रुपीज, हम्म। और कोई भी बैलेंस इसमें रखना जरूरी नहीं है. दैट इज कॉल्ड जनधन योजना, विच वॉज वेरी फेमस इन कोविड टाइम्स. If you are interested in this scheme, you can go through this scheme in elaborate way. Second is free rupee debit card is given. सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या मिलता है सर ये? Overdraft facility means suppose suppose there are
5,000 you have been keeping for a month, हम्म, but next month you don't have any money in your account, you have withdrawn all these things, but you need some money, then you can overdraft something. मीन्स आप जितने अकाउंट में नहीं है उससे ज्यादा निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. हाँ, तो इसके लिए कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल तो देना पड़ता होगा That is a less या? money. That is less money. That's why there's no need for the same. Otherwise, why people will come here and open their इस account? गवर्नमेंट स्कीम है सर, तो इस वजह से बेनिफिट मिलता है, एक Yes. पर्टिकुलर अमाउंट होता होगा। That is a Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. Second one is where age is 18 to 70 years. Sum assured is 2 lakh rupees and premium is 20 rupee per annum. That also comes when you have bank account. Getting this? Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, that is a life insurance hai. These only scheme you have to remember, and this scheme you have to read very extensively. अगर प्रधानमंत्री कोई जन धन योजना है। यस अगर कोई पूछता है कि कौन कौन सी स्कीम है, नेम सम स्कीम, देन यू हैव टू टेल highlighted part this प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, अटल पेंशन, these are schemes, but बट all the इसका things पूरा of अंदर this का scheme. भी पॉइंट, सारे पॉइंट्स इसका याद कर Yes, लूंगा। yes, ठीक। yes. Now to increase the awareness for this financial inclusion, there was a fund made that is of 2000 crore managed by our NABARD. Getting this? एंड फंड का रेशियो क्या है, मतलब इसमें तो गवर्नमेंट 40% इसमें है, आरबीआई 40%, नाबार्ड 20%. हिटिंग दिस, ये इनका रेशियो. नाउ वी आर कमिंग विथ डीमैट अकाउंट, दैट इज डीमैट मींस डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट. पहले क्या होता डिमोनेटाइजेशन। था, शेयर आप लोग परचेज करते थे तो आपको शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हार्ड कॉपी. अब क्या होता है, सीधा आपके डीमैट अकाउंट को इंट्रोड्यूस होता है. द मोमेंट यू बाय यू गेट शेयर इन डीमैट अकाउंट, that is called dematerialization account. Getting? So this was demat account with definition proper. Now what is a derivative? Derivative means you must have seen Nifty 50 index, Nifty 27,000, this you have seen ना, that is called derivative. क्योंकि वो जो थिंग है वो कहाँ से वैल्यू डिराइव करे, निफ्टी 50 से डिराइव करे. निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो वो भी नीचे जाएगा, इन दैट मैनर. सो दे आर डिराइविंग द वैल्यू. सर तो निफ्टी 50 डेरिवेटिव है एक तरीके का, निफ्टी 50 इज क्योंकि वो नॉट वैल्यू डिराइव डेरिवेटिव, कर रहा निफ्टी 50 है, इज मतलब उससे जो स्टॉक. वैल्यू डिराइव हो रहा है वो डेरिवेटिव है। नो, एक बार निफ्टी फिर सुनिए। 50 इज स्टॉक, एंड इफ यू विल सर्च 27,000 निफ्टी call option, you will search in this any broker, then you will get this is a derivative which is deriving the value from this nifty 50 stock. ओके, person can derive the value from this nifty 50 stock, that is called derivative। Yes, you can also do this with the any Zerodha or up stock, you can search it how it becomes. Second thing comes, that is a bank assurance. Bank assurance is a situation, suppose any banker is sitting in the office and selling insurance policy along with bank, means doing banking activity and selling insurance policies also, that is called bank assurance. अच्छा That's why it is called bank assurance. Means insurance is also doing and banking also doing. सर, जैसे कि कोटक बैंक है, कोटक का लाइफ इंश्योरेंस भी होता है सर, दैट कैन बी अ बैंक इंश्योरेंस और नॉट? कोटक का होता है, बट अगर वो बैंकर है जिससे आप गए हो अपना हाँ पैसा निकालवाने, हाँ ओके, तो उसने तो बैंकिंग एक्टिविटी अगर आपको दी, बट इफ ही इज हाँ, एबल टू सेल दैट पॉलिसी टू यू हम्म, एट दैट टाइम, दैट इज तो कॉल्ड बैंक assurance. ओके। So there's a FIIs, that is a foreign institutional investor. So large foreign institution come to the India and
invest into the India. That is called foreign institutional investor. Getting this point? Which are majorly insurance companies from the foreign banks, mutual funds, pension funds of foreign. Here we have told you that what is a FDI? FDI means Foreign direct investment. Physical assets will buy. They will yes, in a physically factory we have to set up. invest. From US, one Hmm. person came and set up in this country. That is called FDI. And what is the limit for the public sector and private sector? Sir, for private sector, it is approximately 74%, and for public sector, it was 20%. Yes. फिस्कल पॉलिसी दैट इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। एंड आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। सो फिस्कल पॉलिसी में मेजरली क्या रहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं कि टैक्सेस, जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती है जीएसटी के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड इनकम टैक्स? Sir, the main difference of between income tax is direct tax, and GST is an indirect tax. ओके, सो जीएसटी वी पे व्हेन वी बाय एनीथिंग, कुछ भी सामान Anything हम ले रहे हैं उसके तब हम ऊपर, देते हैं। बट इनकम yes, टैक्स हम अपने इनकम पे देते हैं। डायरेक्टली हमारे इनकम पे लगता है। सो जी दैट सर। कम्स अंडर द फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट को नए आईआईएम मुंबई अभी बनाया गवर्नमेंट ने। गेटिंग दिस, अगर वो नया सेट किया होता तो कुछ पैसा लगता गवर्नमेंट का, दैट इज अंडर द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल पॉलिसी। सो फिजिकल पॉलिसी मीन्स एनीथिंग व्हाट गवर्नमेंट इज टेकिंग द रेवेन्यू और स्पेंडिंग ऑन समथिंग। Financial policy of the government for spending and receiving money, like यस, maintaining its टैक्स, tax, लोन अगर ले रही है वो revenues. भी कहलाएगा ऐसा ही। Hmm. वन ऑफ द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज व्हाट, जितना हम खर्चा कर रहे हैं। सपोज Total expenditure. आई एम अ पर्सन, आई एम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई हैव स्पेंट 100 रुपीज। ओके, बट राइट नाउ आई हैव इन माई हैंड ओनली 80 रुपीज। मीन्स इन दिस मंथ आई हैव गॉट 80 रुपीज एंड आई हैव स्पेंट 100 रुपीज इट सेल्फ। सो वट इज अ फिजिकल डेफिसिट? 20 रुपीज। 20. But what 80 rupees in my hand include the loan of 10 rupees from the bank? That will not be considered in fiscal deficit. सर, ये दूसरा पॉइंट फिर से बता दीजिए। मतलब जो 10 रुपीज चीज वाला। मैं खर्चा करूं, हम्म। जितना मैं खर्चा किया माइनस हम्म। जितना मैंने हम्म। कमाया, हम्म। तो मैं जो कमाऊंगा वो मेरे पास रहेगा। हम्म। ठीक है? 80 रुपीज हमारे पास रहेगा, मतलब जो तो खर्चा किसी किया, पर्सन के मतलब पास जो। क्या पास रहेगा? जो उसने कमाया प्लस अगर कुछ लोन लिया है उसने तो वो भी पैसे उसी के पास हम्म। रहेंगे। बट दैट थिंग we will not consider under this revenue mean total receipt, क्योंकि वो हमने लोन लिया है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। जो हमने कमाया है केवल वो इंक्लूड करेंगे एंड जो हमने खर्च किया है। गेटिंग दिस? हम्म। नाउ वी आर कमिंग विथ रेवेन्यू डेफिसिट्स। रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट? सो दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर में एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, कैपिटल हम्म। एक्सपेंडिचर भी है। गेटिंग दिस? टोटल रिसीप्ट में कैपिटल रिसीप्ट भी है, रेवेन्यू रिसीप्ट भी है। टोटल एक्सपेंडिचर कंटेन्स कैपिटल रिसीव्ड प्लस। टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इज नॉट रिसीप्ट। सॉरी, नहीं, आई वाज सेइंग टोटल एक्सपेंडिचर कंटेन कैपिटल रिसीट्स विद रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही ना? यस। सो व्हाट इज these things that capital versus revenue? Suppose we are just creating some asset for 10 years, मीन्स हम कोई कॉलेज स्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट विल गो ना इन 10-20 years, तो जाएगा कम से कम एक साल में नहीं खत्म होगा ऊपर।
उसकी बिल्डिंग बनाई, उसके उसके प्रोफेसर्स को हायर किया, उनकी भी सैलरी दे रहा है गवर्नमेंट। सो दैट कम्स अंडर द कैपिटल, मीन्स जो हमने बिल्डिंग पे लगाया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल। लेकिन अब हर महीने हम उनके प्रोफेसर्स को सैलरी दे रहे हैं, सो दैट इज अ रेपिटेटिव इन द नेचर, दैट कम अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लस वहां कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, एनरोल करेंगे और फीस पे करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास आएगी, दैट इज कॉल्ड, वो हर महीने लगभग पे करेंगे या हर 6 महीने में एक बार, दैट विल कम अंडर द रेवेन्यू रिसीप्ट, दिस थिंग। लेकिन अब एक समय ऐसा आया कि हमको उस कॉलेज की बिल्डिंग को बेचना पड़ा, तो बहुत बल्क में पैसा आएगा, वो जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जाएगा। गेटिंग दिस? जो एक साल में बार बार हो, दैट इज रेवेन्यू। डिपेंड। जो बहुत सालों में एक बार हो, दैट इज कैपिटल। Next is a budget deficit. Budget, you must have heard that budget government always announces in February itself. And in that budget deficit, जो एक्सपेंडिचर है, अगर exceed करता है रेवेन्यू को इन द बजट itself ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। सपोज इस ईयर के लिए, दैट इज 24 ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर गया है मार्च तक का, उसमें गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था कि हम 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट अब देखती है कि अब तक तो हमने 2 लाख रुपए खर्चे कर दिए हैं, तो 1 लाख रुपए बजट डेफिसिट। सो दिस थिंग यू डोंट हैव टू रीड। गेटिंग? नाउ वी आर कमिंग विथ नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द इंडिया, इट्स कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। You know GDP? I ग्रॉस will tell डोमेस्टिक national प्रोडक्ट। income in a later part. You know GDP? यस सर। What is this? The GDP means every product and services that has been produced in the country itself. It is Okay, so called as that is GDP. GDP. Yes, sir. Good. That is GDP, and from that gross, if you will deduct depreciation, they will call net. Net domestic product. One very important thing is GDP deflator. GDP deflator is real GDP equal to nominal GDP upon GDP deflator. Always remember. Nominal GDP. सर ये nominal क्या होता है nominal? Nominal means at current prices. Means अभी कंट्री की कितनी जीडीपी होगी, यू कैन फाइंड आउट। रियल जीडीपी मींस 2012 का हम बेस ईयर लेके 2012 में, एक, सपोज पूरी कंट्री में केवल एक टमाटर प्रोड्यूस हो रहा था, उस समय 10 रुपए का था, आज 100 रुपए का है। गेटिंग दिस? तो यहाँ हम रखेंगे 10 रुपए, यहाँ हम रखेंगे 100 रुपए, और जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा 10%। गेटिंग दिस? सो दिस इज फॉर कंपेरिजन। Please remember that the For base year for this is 2012. Now there is a GNP. GNP means what? Gross gross National national Product. So इसमें होता क्या है कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी, मतलब जो हमारे कंट्री में बना है, तो हमारी कंट्री में कुछ विदेशी आए हैं, वो भी बनाए हैं, ठीक है, सामान, उसको भी हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। अब हमने उन फॉरेनर को कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है, तो उसको पहले हम जीडीपी से हटाएंगे, भाई कितने पैसे हमने बाहर वाले कंट्री वाले पर्सन, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशन ने कितने बनाए हमको ये कैलकुलेट करना है बस। तो जीडीपी में कुछ जो फॉरेन का कंट्रीब्यूशन था वो हटाया, प्लस जो हमारे देश के लोग हैं, मतलब हमारे कंट्री के नेशनल्स हैं, अदर कंट्री में हैं, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जोड़ेंगे।
गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब प्योरली नेशन के बेस पे है कि भाई नेशनैलिटी कहाँ की है, उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको। गेटिंग दिस पॉइंट? सर इसका मतलब अगर कोई इंडिया का नेशनल इंडियन नेशनल है, वो यूएस में, यूएस में अर्न करके अगर वो यूएस में ही स्पेंड कर रहा है तब थोड़ी आएगा ये जीएनपी में। अगर वो यूएस में अर्न करके इंडिया में स्पेंड करता है तब होगा जीएनपी। दैट विल कम, क्योंकि वो हमारा नेशनल है। अच्छा, तो मतलब हमारी, अगर वहां पे भी स्पेंड कर रहा है तो यस वो भी जीएनपी के अंडर आएगा। यस यस सर, सर तो ये कैलकुलेट करना तो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा सबका यस, डेटा दैट इज कलेक्ट करके। कॉम्प्लिकेटेड एंड वी विल टॉक ऑन द सेम tomorrow. Getting this point? ओके सर। So that's all for today. Thank you for joining this lecture, and थैंक यू सर। be prepared tomorrow with topics I had given. टू टॉपिक्स। Okay. ओके सर।